तो बताओ। अच्छा, यहाँ तक हमने जो है ना, इनकी जो है ना टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी कल वाली क्लास में। आज कुछ न्यू चीज पढ़ते हैं। अच्छा, एंजाइम्स। एंजाइम से शुरू करते हैं। एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस। बिल्कुल क्लियर है, स्क्रीन चैट में मैसेज आया हुआ है। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके। एंजाइम्स क्या होते हैं, सबसे पहले एंजाइम्स को समझते हैं कि आपने पहले भी पढ़े होंगे, या छोटी क्लासेस बायो वगैरह में भी हमने पढ़े थे फर्स्ट ईयर इंटर में। एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल हेल्पर की मदद तौर पे काम करते हैं, जो रिएक्शंस को स्पीड अप करने में मदद देते हैं। ठीक है, स्पीड अप का वर्ड आपने याद रखना है। रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद देते हैं बॉडी में। केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं, तो ये जो होते हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तौर पे काम करते हैं, और रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में मदद देते हैं, तो उनको बोला जाता है इंजाइम्स। ठीक हो गया। तो ये बाय नेचर प्रोटीन्स होते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं, उनके रेट को, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। जो है ना, तो उससे क्या होता है, रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्टर चलता है। और इससे ये जो है ना डाइजेशन जैसे हो गई, तो डाइजेशन में जो हमने फूड खाया उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, ताकि वो रिएक्शंस उसमें केमिकली होते हैं। जैसे प्रोटीन्स हैं उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इनमें, जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में मदद देते हैं। तो इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। डाइजेशन में है, जैसे मैंने ये अभी अब एक आपको एग्जांपल दिया। मेटाबॉलिज्म का भी काम करते हैं, ताकि एनर्जी प्रोडक्शन भी होती है बॉडी में, वो भी इंजाइम्स की मदद से होती है। सिंथेसिस का काम भी ये करवाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी इंजाइम्स करवाते हैं, जिसमें हार्मफुल जो सब्सटेंस होती हैं या ड्रग्स टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको भी आपने देखते हैं कि एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन होती है उनकी। ठीक है। जैसे अमाइलेज एंजाइम था, ये पढ़ेंगे भी सही, कंसाइज मटेरियल में ही है। अमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है, लाइपेज फैट्स को करवाता है। तो ये क्या है, ये सारा ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। एंजाइम्स हैं ये सारे। ठीक है। तो ये अभी डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उनके डिफरेंट चीजें पेपर में आ सकती हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। जो काम के यहाँ पे एंजाइम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, सही। तो ये एडिनाइल साइक्लेज ये काम का नहीं है हमारा। ये आपने याद रखना है, 5 अल्फा रिडक्टेस। 5 अल्फा रिडक्टेस जो एंजाइम है, इसका काम क्या होता है कि ये एंजाइम कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये आ सकता है वैसे, ये पूरी स्टेटमेंट, कि कौन सा एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, तो वो एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेस। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट होता है बॉडी में। तो ये जो 5 अल्फा रिडक्टेस होता है, ये आके टेस्टोस्टेरोन पे जो है ना एक्ट करता है, उसमें केमिकल चेंजेस होती हैं, जिसमें जो टेस्टोस्टेरोन है वो ड्राई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। अब ये क्या होता है, ये भी टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म है, बट ये स्ट्रांगर फॉर्म है। ठीक है, क्या याद रखना है, स्ट्रांगर फॉर्म है ये इसकी टेस्टोस्टेरोन की। तो ये इसको टेस्टोस्टेरोन को इसमें कन्वर्ट करने वाला कौन सा एंजाइम होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज। तो जब ये एक्टिवेट होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, तो ये जो डेवलपमेंट होती है मेल में, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, जो मेल में जितनी भी डेवलपमेंट होती है टेस्टोस्टेरोन करवाता है, तो वो ज्यादा ग्रोथ होती है, हेयर्स की ग्रोथ वगैरह। या हेयर्स, अगर आपने डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो गया, तो उससे गंजापन भी हो जाता है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, मेल हजरात को ज्यादा पता हो। तो ये डायहेड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है, 5 अल्फा रिडक्टेस। ये आपने याद रख, सिंपली, ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। बीटा लैक्टमेज एंजाइम कौन सा होता है, ये बैक्टीरिया में एंजाइम मौजूद होता है, जो बीटा लैक्टम रिंग्स, ये भी हम इसमें ही पढ़ेंगे। बीटा लैक्टम रिंग्स में पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन आती है, ये इनमें बीटा लैक्टम रिंग होती है, केमिकल स्ट्रक्चर है इनकी, सही है। एंटीबायोटिक्स हैं ये। तो इनको रेजिस्ट करने के लिए बैक्टीरिया के पास ये एंजाइम होता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम। ठीक है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है जो उनको क्या करता है, जो है ना, तोड़ देता है इन एंटीबायोटिक्स की मूवमेंट को,
ताकि उनकी ग्रोथ जो है रोक सके और बैक्टीरिया आगे रेजिस्ट कर पाए। सही। वरना आपने देखा था कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरिया की जो है ना सेल वाल को डिस्ट्रॉय करके बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। तो बैक्टीरिया के पास भी ये एंजाइम होता है बीटा लैक्टमेज, जो आगे चल के जो है ना इन एंटीबायोटिक्स को तोड़ देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि इनकी जो रिंग होती है ऊपर बीटा लैक्टमेज रिंग, तो इससे क्या होता है बैक्टीरिया को रेजिस्ट मिल जाती है एंटीबायोटिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना। बट ये इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है। फिर तीसरा एंजाइम क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेज, ये भी हमने पढ़ा था। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, ये जो एंजाइम होता है ये मदद देता है किस में, फॉर्मेशन करवाता है एराकिडोनिक एसिड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की। ठीक है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम जो है ना दो चीजों की फॉर्मेशन करवाता है, एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो अभी एराकिडोनिक क्या होते हैं, ये हमने पढ़े भी थे। वैसे ये प्रकर्सर होता है सेल में, ब्रेन में जो फैटी सेल्स होते हैं या फैटी एसिड्स होते हैं, ये उनको एराकिडोनिक एसिड कहा जाता है। फिर ये आगे चल के प्रोस्टाग्लैंडिन को सीक्रेट करवाता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन से पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन का पता चलता है। सही है, प्रोस्टाग्लैंडिन से। तो जब भी सेल में इंजरी होती है तो एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है। तो एराकिडोनिक रिलीज जैसे एसिड रिलीज होता है, उसमें ये जाके एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। तो जब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम उस पर एक्ट करेगा तो वो एराकिडोनिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन में हो जाएगा तो फिर फीवर भी फील होगा, इन्फ्लामेशन भी होगी, पेन भी होगा। तो इसके बाद साइक्लोऑक्सीजिनेज के दो टाइप्स आपको बताए थे, मैंने ही पढ़ाए े आपको, कॉक्स वन एंड कॉक्स टू। कॉक्स वन जो होता है वो नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये आपको बताया था। कॉक्स टू जो होता है ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन से पेन वगैरह हो रहा था या इन्फ्लामेशन हो रही थी या फीवर हो रहा था, ये इसका काम होता है कॉक्स टू का। तो जो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे थे आपको बताया था, तो वो कॉक्स टू पे जाके एक्ट करती हैं और इसकी ग्रोथ को या इसको खत्म कर देती हैं एंजाइम्स को, और ताकि फीवर या पेन खत्म हो जाए। वो कौन सी ड्रग्स थी मुझे कोई बताएगा? अगर आपको वो कुछ एमसीक्यूज याद है तो काइंडली पार्टिसिपेट करें। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम पे कौन सी ड्रग्स से जो है ना एक्ट करती हैं? अगर किसी को आता है तो बताए मुझे, ये मैंने पढ़ाया था फार्मा के कैप्सूल वाले बुक में। नेसेड ड्रग, वेरी गुड राफेल। नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जिसमें एस्पिरिन है, बेरोफेन है, ये हमने पढ़े थे। ये क्या करती हैं, कौन से एंजाइम को ब्लॉक करवाती हैं? साइक्लोऑक्सीजिनेज को ब्लॉक करती हैं, ताकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन से पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन हुई थी ये पूरी ब्लॉक हो जाती है और वो चीजें रिड्यूस हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है, ये ऑलरेडी आपको बता दिया था। उसके बाद क्या है, केटिकोलो मिथाइल ट्रांसफरेज। ये सिंपली बस आपने याद रखना है, जो केटिकोलामाइन हमने पढ़े थे, जिसमें एपिनेफ्रीन, नार एपिनेफ्रीन, डोपामाइन, ये सारे आते हैं। इनकी जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूवमेंट होती है उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। बस सिंपली इसका यही काम है। तो जो केटिकोलामाइंस होते हैं, एपिनेफ्रीन, नार एपिनेफ्रीन या डोपामाइन वगैरह, तो उनको ये इनएक्टिवेट करने वाला एंजाइम होता है केटिकोलम मिथाइल ट्रांसफरेज। इससे ज्यादा इस सच कोई एमसीक्यूज नहीं है। फिर हम आते हैं डीएनए गायरेज पे। डीएनए से रिलेटेड तीन आपको एंजाइम्स बताता हूं जो आपने याद रखने हैं। डीएनए गायरेज मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, फिर दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ कि डीएनए गायरेज क्या होता है। ये बैक्टीरिया में एंजाइम फाउंड होता है, ये डीएनए की रिप्लिकेशन करने में मदद देता है। डीएनए गायरेज, अभी मुझे कौन बताएगा कि डीएनए गायरेज पे कौन सी ड्रग इफेक्ट करती थी जो हमने फार्मा में पढ़ी थी, कि जो डीएनए गायरेज को डिस्ट्रॉय कर रही थी ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हो जाए। तो कोई एक ड्रग बताए मुझे, हमने फार्मा में पढ़ा था एग्जाम्पल एक। जी जी, कोनिलोन्स, ठीक है। यहाँ सिप्रोफ्लॉक्सिन, सिंपली अगर आप याद रखना चाहें तो सिप्रोफ्लॉक्सिन भी हमने पढ़ी थी, इनके ही एग्जांपल्स हैं। तो वो क्या करते हैं, डीएनए गायरेज के को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया की रिप्लिकेशन जो है वो रुक जाती है। सही हो गया। अभी डीएनए क्या होता है, डीएनए क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। सही है, डीएनए होता है क्वाइल्ड फॉर्म में, टाइटली क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। तो जब रिप्लिकेशन होगी
इस तरीके से ये कॉइल्ड फॉर्म है, पूरा टाइट होगा। तो जब रिप्लिकेशन होगी तो वो मस्ट बी ओपन होना चाहिए ना, ताकि वो आगे ज्यादा अनकॉइल्ड कर सके या ग्रोथ कर सके। तो जो जो डीएनए गायरेज होता है, तो ये इसको अनकॉइल करने में मदद देता है। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया ज्यादा रिप्लिकेट कर पाता है। सही है, तो सिंपली आपने याद रखना है कि तो ये डीएनए गायरेज का काम होता है। उसके बाद क्या चीज याद रखनी है हमने, कि यहाँ पे जो इसने वर्ड्स लिखे हैं वो क्या है कि डीएनए इज बैक्टीरियल टोपोइसोमर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए, द बैलेंस पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। बात वो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगी, बट डीएनए पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड या ट्विस्टेड होता है, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया, ट्विस्टेड या क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। तो उसमें जो है ना, रिप्लिकेशन के दौरान टेंशन्स क्रिएट होते हैं। तो ये कौन काम इसको सॉल्व करने में मदद देता है, डीएनए गायरेज देता है। वो उसको नेगेटिव सुपर कॉइलिंग उसे कहा जाता है, जो लूजनिंग ऑफ डीएनए होता है, मतलब उसकी कॉइलिंग को वो लूज कर देता है। तो वो जो टेंशन होता है या जो स्ट्रेंथ होती है या जो पावर होता है, तो वो रिड्यूस होता है, और बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा रिप्लिकेट पर कर पाता है। सही हो गया, तो ये आपने याद रखना है। बाकी टोपोआइसोमर्स ये भी ट्विस्टिंग या क्वाइलिंग ऑफ जो है ना डीएनए को कंट्रोल करते हैं, ये भी इंजाइम्स होते हैं टोपोआइसोमरेस। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना। अभी यहाँ से एक और भी इंजाइम बताता हूँ डीएनए से रिलेटेड, जो इंतहाई अहम है। डीएनए गायरेज आपको समझ आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डीएनए पॉलीमरेज। जगह देखते हैं, वहां पे पढ़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये भी एंजाइम, इनके क्या फंक्शंस आपको थोड़े बहुत वन लाइनर्स पता हो। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये भी। पॉली का मतलब होता है मेनी। तो ये वो एंजाइम होता है जो न्यू डीएनए की स्ट्रैंड्स बनाता है ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। आपने किस तरीके से इसको याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम दैट बिल्ड्स न्यू डीएनए कॉपीज या न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स, न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रिप्लिकेशन इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जो होती है ना, वो न्यू डीएनए के स्ट्रैंड में जो है ना ऐड करके एक न्यू डीएनए बना देता है, या इसको आप डीएनए मेकर भी कह सकते हैं। तो डीएनए अनवाइंड होता है, उसमें एक न्यू टेम्पल स्ट्रैंड अवेलेबल होती है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है, तो एक न्यू डीएनए की स्ट्रैंड बन जाती है। तो ये पूरी एक इसका स्टेप बाय प्रोसेस है। आपने सिंपली बस ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनाने में मदद देता है। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम होता है जो आपने याद रखना है, डीएनए लाइगेस। ये डीएनए से रिलेटेड बता रहा हूं क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनका फंक्शंस पूछे जाते हैं। डीएनए लाइगेस, डीएनए लाइगेज वो एंजाइम होता है जो दो डीएनए की फ्रेगमेंट्स को मिला के जो है ना डीएनए के साथ ज्वाइन करवाता है। मतलब जो है ना डीएनए कॉपी बना रहा है रिप्लिकेशन के दौरान। जी जी, कटिंग। तो उसमें जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो उनमें एक गैप आ जाता है, बिटवीन फ्रेगमेंट्स एक गैप आ जाता है, तो वहां पे डीएनए लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन कर देता है। तो वो एक जो उसकी स्ट्रैंड होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, कटिंग वाला काम सही हो गया। तो ये डीएनए लाइगेज उसे कहा जाता है। इससे आपने याद रखना है डीएनए फ्रेगमेंट्स। जब भी ये वर्ड आ जाए डीएनए की फ्रेगमेंट्स वगैरह, तो ये होता है डीएनए लाइगेज का काम। तो उसकी इंटीग्रिटी वगैरह को मेंटेन करने के लिए ये एक, जो है ना क्या कहते हैं, एंजाइम एक्टिवेट होता है। उसके बाद तीसरा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वो भी आपने याद रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स, रिवर्स की आप लिख लेंगे खुद इस पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में आपने क्या याद रखना है, ये वो एंजाइम होता है जो डीएनए की सिंथेसिस करवाता है फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। ठीक है, ये वर्ड आपने याद रखना है, डीएनए की सिंथेसिस करवाता है फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट से। अंग्रेजी में बता दूं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन एंजाइम
that synthesis DNA from an RNA template। ये वर्ड आपने याद रखना है कि आरएनए के टेम्पलेट से एक डीएनए को सिंथेसिस करवाता है। तो ये अपोजिट होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स वर्ड है ना। तो इसलिए तो जैसे वायरल आरएनए है वो सेल में एंटर हो रहा है, सही हो गया, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उस आरएनए के साथ जाके बाइंड करता है, वो आरएनए की टेम्पलेट को यूज करता है, उससे एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उसे कहा जाता है, जिसको होस्ट के साथ या होस्ट जीनोम के साथ जाके वो इंटीग्रेट करता है। तो कहने का मकसद ये था कि ये रिट्रोवायरस वगैरह जो होती है ना उसमें ये फाउंड होता है। आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना है, इसके जो वर्ड्स मैंने बताए उस पर आपने फोकस करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना चीज होती है। तो ये आपने तीन चार एंजाइम्स इसके याद रखने हैं, डीएनए गायरेस, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड डीएनए लाइगेज। ये शायद इसी चैप्टर में आएंगे भी सही, बट मैंने आपको बता दिए क्योंकि आपको क्लियर होना ही चाहिए। सही हो गया। उसके बाद क्या है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लाइपो ऑक्सीजिनेज एंजाइम। अभी लाइपो ऑक्सीजिनेज क्या होता है, ये वो एंजाइम होता है जो ल्यूकोट्रीन्स वगैरह को एराकीडोनिक एसिड को ल्यूकोट्रीन्स में कन्वर्ट करने में मदद देता है। अब ये क्या होते हैं, ये भी ल्यूकोट्रीन्स जो इन्फ्लामेशन वगैरह के बाद जो है ना यहाँ ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, नेरोइंग जो होती है एयरवे की, इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शन में ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और इनको भी एराकीडोनिक एसिड करवाता है। मैंने ऊपर बताया था कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन की भी प्रोडक्शन करवा रहा था और दूसरा इसकी भी करवाता है, ल्यूकोट्राइन्स की। ठीक हो गया। तो ये फैटी वो होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं वैसे। तो इनको कन्वर्ट करने का काम कौन करवाता है, लाइपो ऑक्सीजिनेज ये एंजाइम होता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है। बाकी ये हिस्ट्री वगैरह है, हिस्ट्री वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो पेपर के हवाले से एमसीक्यूज आ सके। पाल एरलिच हमने बताया था कीमोथेरेपी का ये फादर है। सोर्सेस ऑफ ये भी हमारे काम के नहीं है। यहाँ से हम पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा, डोज किसे कहते हैं, डोजेज और डोजेज फॉर्म किसे कहते हैं। डोज क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग होती है जो किसी पेशेंट को एक टाइम पे दी जाती है, ये जो है ना ताकि वो डिजायर इफेक्ट दे सके। क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन और ड्रग टेकन आर रिकमेंडेड टू बी टेकन एट पर्टिकुलर टाइम, तो उसको डोज कहा जाता है। मतलब हाउ मच मेडिसिन इज गिवन, तो उससे क्या कहा जाता है, डोज कहा जाता है। वो 500 mg हो, 100 ml हो, ये डोज है। फिर डोजेज किसे कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थेरेपेटिक एजेंट इन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। ठीक है, के अमाउंट ऑफ ड्रग कितना है, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, ड्यूरेशन उसकी कितनी है, रूट उसका कितना कैसा है, तो जो इस ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, तो इस पूरी चीज को डोजेज कहा जाता है। तो ये नॉट जस्ट के हाउ मच ड्रग इज गिवन, बट जो है ना हाउ इट इज गिवन एंड हाउ फॉर लॉन्ग। सही है, समझ रहे हैं आप। तो आप उसकी ड्यूरेशन भी बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी बता रहे हैं, तो ये क्या होता है, डोजेज उसको कहा जाता है। कि ट्वाइस अ डेली फॉर 5 days, सही है ना। तो ये आप लिखते हैं, तो ये क्या होता है, डोजेज होता है। डोजेज फॉर्म किसे कहते हैं फिर, डोजेज फॉर्म वो होता है जो फिजिकल फॉर्म होता है ड्रग का, के जो है ना जैसे प्रिपेयर्ड हुई या एडमिनिस्ट्रेट हुई टू द पेशेंट। ड्रग प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड कन्वीनियंट मूव ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट, मतलब किस फॉर्म में आपने एडमिनिस्ट्रेशन की ड्रग की, टेबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में, सिरप्स, इंजेक्शन, ये क्या होते हैं, ये डोजेज फॉर्म होते हैं। सही है, कि प्रिपरेशन उसकी फाइनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन भी आप इसको कह सकते हैं, वो किस फॉर्म में वो ले रहा है, ये टेबलेट्स की फॉर्म में ले रहा है, कैप्सूल्स की फॉर्म में ले रहा है। सही है, तो जैसे सॉलिड है तो टेबलेट वगैरह होंगे, लिक्विड है तो सिरप्स वगैरह इस फॉर्म में होता है। उसके बाद ये डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स, ये ओरल डोजेज है। इसमें ओरल में कौन कौन सी होती हैं, पेरेंट्रल, इनहेलेंट, टॉपिकल। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके हैं, ये पेपर में नहीं आते हैं, बट थोड़े बहुत इनके आइडियाज या थोड़ी बहुत इनकी चीजें बता देता हूँ। एलेक्सर, एलेक्सर क्या होते हैं, ये स्वीटेंड होते हैं या वेरी स्वीट होते हैं, फ्लेवर्ड लिक्विड डोजेज होते हैं। जो ड्रग्स जो है ना अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में जो डिजॉल्व होती है उनको कहा जाता है एलेक्सर्स। हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है। सही है, क्लियर, स्वीट होता है लिक्विड मेडिसन जिसमें अल्कोहल कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। और सिरप और इसमें क्या फर्क है, सिरप यहाँ पे लिखा हुआ है बट सिरप में अल्कोहल नहीं होता है, नो अल्कोहल, ओनली शुगर मॉलिक्यूल्स या शुगर सोल्यूशन मौजूद होता है इस सिरप में।
ठीक है, तो सिरप से क्या होता है, सिरप भी जो है ना क्या कहते हैं, स्वीट होती है, लिक्विड होता है, बट उसमें हाई कंसंट्रेशन या डिजोल्व जो होती है वो शुगर में होती है यूजुअली। बट अगर इसमें पूछा जाए, हमने ग्लूकोज की फॉर्म्स पढ़ी हुई है ना, तो अगर पूछा जाए कि सिरप में कौन सा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मौजूद है, तो आपने याद रखना है सक्रोज। बताया था ना, ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि सिरप में कौन सा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मौजूद है, तो आपने याद रखना है सक्रोज। सही, तो ये आपने जरूर याद रखना है, ये एक एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है वैसे। और कोई यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कैप्सूल वगैरह आपको पता है, ये हार्ड शेल वगैरह होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं ये, ताकि इनका सॉफ्ट और हार्ड शेल में ये आते हैं। सही, शेल वगैरह इसमें कंटेंट होता है, यहाँ से एमसीक्यूज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरेंट्रल रूट में क्या क्या चीजें आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू इंजेक्शन, जो इंजेक्शन के थ्रू हम ड्रग्स देते हैं उनको पेरेंट्रल रूट में जो है ना रखा जाता है, जैसे आईवी है, इंट्रामस्कुलर है, सब कट रूट है, ये सारे पेरेंट्रल रूट में आते हैं। मतलब वो ड्रग्स जो हम इंजेक्ट करते हैं ताकि वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट को क्रॉस करके जाते हैं, तो वो माउथ के थ्रू या ओरल रूट के थ्रू नहीं दी जाती, तो वो पेरेंट्रल रूट होता है। आईवी हो गया, आईएम हो गया, एससी सबकट हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, ये चीजें होती हैं। इनहेलेंट आपको पता है, जो हम जो है नोज वगैरह के थ्रू देते हैं ताकि वो लंग्स तक पहुंच सके ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, जैसे गैसेस हैं, वेपर्स हैं, तो कुछ ड्राई पाउडर्स भी इनहेलेंट के थ्रू दिए जाते हैं, नोज या माउथ के थ्रू, तो ये इनहेलेंट में आते हैं। टॉपिकल वो ड्रग्स वगैरह होती हैं जो स्किन पे जो है ना यूज की जाती हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ बॉडी भी आप इसको कह सकते हैं। लोकल इफेक्ट के लिए स्किन हो गई, आईज हो गई, नोज हो गया, ओरल कैविटी हो गई, तो ये वो कौन सी ड्रग्स होती हैं, टॉपिकल कैविटीज में आती हैं। उसके बाद आता है डूस। डूस या डाउस किसे कहते हैं, स्टीराइल सोल्यूशन ऑफ ड्रग मेनली यूज टू वॉश एंड ट्रीट इंटरनल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं ना, उसमें ये चीज डूस कही जाती है, ताकि उसका जो वहां पे जो भी चीज देखी गई है, ठीक है, तो उसको वो वॉश किया जाता है या क्लीन किया जाता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए या मेडिकल पर्पस के लिए भी किया जाता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो किया जाता है वेजिनल कैविटी में अगर इन्फ्लामेशन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये कैथेटर वगैरह पास किया जाता है, जिसको डूस कहा जाता है। सही है, तो वेजिनल भी होता है, वैसे नेजल में भी यूज किया जाता है। ड्रॉप वगैरह आपको पता है, ये आईज वगैरह में सॉल्यूशंस होते हैं, आईज में, नोज में, माउथ में। एनिमा आपने याद रखना है, एनिमा किसे कहते हैं, वो लिक्विड प्रिपरेशन जो रेक्टम में एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी कंसेप्ट, कि एनिमा क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इनटू रेक्टम। तो वो भी डायग्नोस पर्पस के लिए भी हो सकता है, इवेक्यूएट पर्पस के लिए भी हो सकता है, तो वो रेक्टम में जो चीज क्लीनिंग वगैरह हो गई या किसी मेडिकल पर्पस के लिए आपने यूज किया, तो उसमें जो ड्रग्स या लिक्विड्स दिए दिए जाते हैं, तो उसको एनिमा कहा जाता है। सही है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी लोशन, क्रीम, ये सच इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्चोरी, इलेक्चोरी क्या होते हैं, या इलेक्चोरी, ये वो जो है ना सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होते हैं, जो पाउडर फॉर्म में ड्रग्स होती हैं, जिसमें हनी हो गया, सिरप या कोई अदर स्वीट सब्सटेंस जो है ना मिला हुआ होता है। ठीक है, तो ड्रग्स यूजुअली पाउडर्ड होती हैं, बट उनमें स्वीट बेस होता है, हनी हो गया, सिरप हो गया, या कोई और सी चीज, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इसे कहा। बट ये भी इतनी डेफिनेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है चीज। ठीक है, तो ये डिफरेंट कुछ इनके डोजेज के फॉर्म्स थे, थोड़े बहुत इनका आइडिया आपको दिया। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ से, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। जो है ना रूट्स क्या होते हैं, कि वेज, वो वेज इन विच ड्रग्स आर इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी, तो उसको रूट ऑफ ड्रग कहा जाता है सिंपली। या उस पाथ से जहाँ से ड्रग्स दी जाती हैं या इंट्रोड्यूस करवाई जाती है एनिमल की बॉडी में, तो उनको रूट कहा जाता है। तो ओरल रूट कौन सा होता है, वो रूट जिसमें माउथ के जरिए ड्रग्स वगैरह को दिया जाता है, तो उसको ओरल रूट कहा जाता है। तो वो ड्रग्स जो ओरली टेकन की जाती हैं, ये आप सबको पता होगा, तो वो क्या होती हैं, इजीली कन्वीनियंट होती है,
या सेफ होती हैं, पेनलेस भी नहीं। अब इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। तो और इसमें स्टीराइल टेक्निक्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, ताकि आप उसको इंस्ट्रूमेंट्स को जो है ना वॉश वगैरह करें, या उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह मौजूद होते हैं, कुछ इंजेक्शंस वगैरह को स्टरीलाइज किया जाता है। तो ओरल रूट में कोई स्टरीलाइजेशन नहीं की जाती है। डिसएडवांटेजेस भी ये है कि जो है ना इसका एक्शन जो होता है वो वेरी स्लो होता है ओरल रूट का। सही है, 30 to 90 मिनट तक ये जो है ना असर या अपना एक्शन दिखा सकती है। तो इसका रिएक्शन स्लो होता है, एक्शन सॉरी। तो उसके बाद जो है ना, तो इसमें जो है ना यहाँ से आपने एक चीज ये वाली याद रखनी है कि अगर पूछा जाए कौन से रूट में स्टरीलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए वो ओरल रूट है। तो ये बाकियों में हम आईवी में, आईए में ये डिफरेंट इंजेक्शंस वगैरह ये यूज करते हैं, तो उसमें स्टरीलाइजेशन की जाती है। तो इसमें ओरल रूट में कोई स्टरीलाइजेशन नहीं की जाती है। ये एक समझने की बात है यहाँ से पेपर के हवाले से। ठीक है। उसके बाद आता है आईवी रूट इंट्रावीनियस, इसको पढ़ के क्लास खत्म करते हैं। इस पे डिस्कशन करते हैं। तो वो ये जो है ना वो रूट होता है जिसमें जो है ना ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है वीन्स में। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आपने समझना है कि वो ड्रग्स जो वीन्स वगैरह में दी जाती हैं उसको इंट्रावीनस रूट कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली एंटर की जाती हैं ताकि ब्लड स्ट्रीम में इमीडिएटली पहुंच सके। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? तो जो है ना इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। 15 to 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर वो पहुंच पहुंच जाती है ब्लड स्ट्रीम्स में। तो इसलिए इसकी मैंने आपको बताई थी बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी फास्टेस्ट रूट होता है, आईवी फास्टेस्ट होता है। ठीक है, 15 to 30 सेकंड इसका वो टाइम होता है। और 100% बायो अवेलेबिलिटी उसकी होती है। तो इसमें लॉस वगैरह नहीं होता ड्रग का। यह भी एमसीक्यूज भी आपको बताया था इसमें। इमरजेंसी में लिए, इमरजेंसीज के लिए ये वेरी यूजफुल होता है। इंट्रावीनियस इमरजेंसीज के लिए भी होता है, या जिन पेशेंट्स को वोमिटिंग है, अनकॉन्शियस है, उनके लिए भी सूटेबल होता है। सही है। डिसएडवांटेजेस में है कि स्टरीलाइजेशन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, ट्रेंड पर्सनल्स जो होते हैं वो ही कर सकते हैं। जो है ना अगर कोई इधर उधर बात हो गई तो फिर खतरा होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट वीन्स में जाती है। सही है क्या? तो ये आपने याद याद रखना है। तो यहाँ पे ये 100% बायो अवेलेबिलिटी है इसकी। लार्ज वॉल्यूम होता है इसका। डिसएडवांटेजेस में क्या है? स्किलफुल ट्रेंड पर्सन चाहिए इसके लिए। उसके बाद क्या हो होता है, ये वर्ड आपने याद रखना है। डिसएडवांटेजेस से इसकी एक पॉइंट बता रहा हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रावेशन। एक्स्ट्रावेशन किसे कहते हैं? ये वो होता है जब क्या होता है कि लीक हो जाए ड्रग सराउंडिंग टिश्यूज में। ठीक है, एक्स्ट्रावेशन किससे कहते हैं? कि लीकेज ऑफ ड्रग इनटू सराउंडिंग टिश्यू। अगर खुदा ना खास्ता अगर ड्रग लीक हो गई सराउंडिंग टिश्यूज में, कोई ट्रेंड पर्सनल, आपको ऊपर ही बता दिया, ट्रेंड पर्सनल जो पर्सन्स होते हैं या स्किलफुल पर्सन्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो अगर ड्रग लीक हो गई सराउंडिंग टिश्यूज में, वीन्स तक नहीं पहुंच पाई, तो उसे एक्स्ट्रावेशन कहा जाता है। तो उसकी बदौलत क्या होता है? इरिटेशन होती है, और उसे कहा जाता है फेलीबाइटस। ठीक है, क्या कहा जाता है? फेलिबाइटस। कौन मुझे बताएगा फेलिबाइटस किसको कहा जाता है? ये हमने पैथो में पढ़ा हुआ है। फेलिबाइटस इन्फ्लामेशन है, किसकी इन्फ्लामेशन को कहा जाता है? शाबाश, जिसको आता है मुझे जरूर बताए यहाँ पे, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। वीन की इन्फ्लामेशन, वेरी राफेल, वेरी गुड। वीन की इन्फ्लामेशन को फेलिबाइटस कहा जाता है। सही है, तो एक ये इन्फ्लामेशन भी आपने याद रखनी। जब भी लीकेज हो गई ड्रग की सराउंडिंग टिश्यूज में, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है? फेलिबाइटस हो गया या नेक्रोसिस हो जाएगा वहां पे। क्या कहते हैं, टिश्यूज की डेथ हो सकती है। तो ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो अगर जो है ना ड्रग्स आपकी वीन्स तक करेक्ट ना पहुंच पाई, तो उससे जो प्रॉब्लम होती है आईवी में, तो वो होती है फेलिबाइटस। और इससे ही 2025 में ये क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन ये था 2025 बीओ के पेपर में, पहला क्वेश्चन। जितने भी बी सी ए जितने भी पेपर दे, उनमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ था आईवी का डिसएडवांटेजेस। जो एम है ओरल का जो मैंने बताया वो आपने याद रखना है। इसका जो बताया फिर कल इंशाल्लाह इंट्रामस्कुलर से पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन था, आपको समझाता भी हूँ कि उसने किस फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा था, किस तरीके से।
पहला क्वेश्चन था कि चूज द अप्रोप्रिएट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स था। अकर्स इफ इंजेक्शन इज नॉट मेड प्रॉपरली इन वस्कुलर ल्यूमेन। ठीक है, कि जब इंजेक्शन करेक्टली इनसाइड नहीं होती है वीन में, उसको कहा जाता है वस्कुलर ल्यूमेन। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि वहां पे वीन की वाल वगैरह या जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसके बाद जो कंडीशन बनती है, क्या बनती है, आपको नोट्स में दिखाया है क्या बनती है, फेलिबाइटस कंडीशन बनती है, कि वीन्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। और ऑप्शन में, बी ऑप्शन में उसने फेलिबाइटस दिया हुआ था। ठीक है, कि वहां पे जो वीन्स होती हैं वो इन्फ्लाम्ड हो जाती हैं, या रेडनेस, सोइलिंग वगैरह इन्फ्लामेशन के यही साइंस होते हैं। ब्लड फ्लो इफेक्टेड हो सकता है, ये इम्प्रॉपर आईवी टेक्निक्स की वजह से होता है। तो जब इंजेक्शन सही तरीके से करेक्टली वीन में नहीं जाएगी तो उससे उससे क्या होता है, उससे होता है फेलिबाइटस होता है। बाकी इम्बोलिज्म, थ्रम्बोस, कोआगुलेशन ये सारे पढ़ाऊंगा, इसको अभी आप छोड़ दें। फेलिबाइटस को आपने समझना है, इस एमसीक्यूज को समझना है जो हमने इसके पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस से ये लिया हुआ था। क्लियर है ये? तो यहां तक करते हैं, 3 मिनट है, चलो इंट्रामस्कुलर को भी कर लेते हैं। इंट्रामस्कुलर आप सबको पता है कि कहाँ पे दी जाती हैं ड्रग्स, वो ड्रग्स जो मसल्स वगैरह, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वहां पे जो दी जाती हैं, जो है ना मसल्स के लेयर में, नॉट वीन या अंडर स्किन, आपने ये याद रखना है, मसल्स में जो दी जाती है। तो इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, 10 से 20 मिनट तक जाती है। ठीक है, और ये मोस्ट सूटेबल रूट होता है वाइल्ड एनिमल एंड जू। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है, कि अगर पूछा जाए कौन सा रूट जो है वो सूटेबल है जू या वाइल्ड एनिमल्स के लिए, अभी इसमें कोई भी कुछ दे दे, आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखना है। वाइल्ड एनिमल्स जितने भी होते हैं उनमें ये रूट को फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहां पे ओरल और आईवी वेरी डिफिकल्ट होता है, तो उनको जो है ना इंट्रामस्कुलर की तरह दिया जाता है। तो ये इसका वैसे एडवांटेजेस है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें याद रखनी है। स्टिफनेस यहाँ से हो सकती है, जो नर्व्स वगैरह हैं वो हार्ड हो, सॉरी मसल्स वगैरह हैं वो हार्ड हो जाते हैं, स्टिफनेस उसे कहा जाता है। तो इसका ये डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, अगर सही तरीके से रॉन्ग टेक्निक से डिपॉजिट की गई तो उससे क्या होता है, स्टिफनेस हो जाती है, मसल्स वगैरह हार्ड हो जाती हैं, या नेक्रोसिस, डेथ भी हो सकती है टिश्यूज के अंदर। कंट्रा इंडिकेटेड इसमें क्या है कि किस में ये इंट्रामस्कुलर रूट फॉलो नहीं किया जाता, थ्रम्बोसाइटोपेनिया, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। वो पेशेंट्स जिसमें प्लेटिलेट्स की तादाद कम है उनको कहा जाता है थ्रम्बोसाइटोपेनिया। ब्लड में प्लेटिलेट्स की तादाद कम है, या कोआगुलोपैथी होता है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर से उनको कोई ब्लीडिंग का रिस्क है, हेमाटोमा है बॉडी में एनिमल को, तो वहां पे आप इंट्रामस्कुलर रूट को फॉलो नहीं करेंगे। सही है, तो ये इसकी कंट्रा इंडिकेटेड है, कि यहाँ पे ये जो है ना रूट फॉलो नहीं करना है। अगर इसका डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो स्टिफनेस ऑफ मसल्स हो सकती है, जैसे आईवी में फेलिबाइटस हो रहा था। तो ये था वो इंट्रामस्कुलर। तो याद रख करते हैं, अभी लेस देन 1 मिनट है, तो फिर बीच में कट जाएगी। आपने लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है, ताकि हम अपनी सेकंड जीके की क्लास 15-20 मिनट की लेते हैं।